एक गांव में एक महिला का नाम था अनामिका। पिता का नाम था रवि, माँ का नाम था तुलसी। वो बहुत ही गरीब थे, इसीलिए वो एक छोटे से घर में रहते थे। अनामिका क्योंकि उनकी एक लौती संतान थी, इसीलिए वो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। रवि खेतीबाड़ी का काम करके अपना जीविका चलाते थे। बेटा अनामिका, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। अगर तुम्हारे मन में कोई और है तो बिना डरे मुझे निसंकोच होकर बोलो। मेरे मन में कोई नहीं है पिताजी, आप जिससे मेरी शादी कराएंगे मैं उसी से करूंगी। ठीक है बेटा, आज रात मुझे खेत की रखवाली करनी है। आज रात तुम और तुम्हारी माँ मत डरना, घर पे अच्छे से रहना और रात में दरवाजा बंद करके सोना। मैं दरवाजे के बाहर में एक डंडा रख देता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो उसका इस्तेमाल करना। हमें कोई परेशानी नहीं होगी, पर मैं एक बात कहना भूल गई आपको। ऐसी क्या बात है बेटा, क्या हुआ बताओ। अगले 2 दिनों तक बारिश होगी ऐसा लगता है। खेत के पास सावधान रहे, यहाँ तक कि सरकार भी चाहती है सभी को यह संदेश पहुँच सके। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है ये सुनकर। इस साल अगर भारी बरसात हुई तो सारे किसानों के लिए बहुत नुकसान होगा। अभी फसल कटने का समय है, अगर बारिश हो गई तो बहुत मुसीबत होगा, हमें बहुत नुकसान भुगतना पड़ेगा। तब तक तुलसी उन दोनों को बुलाने लगती है। अजी, अरे अनामिका, कहाँ हो? आइए खाना खा लीजिए। हाँ माँ, आ रही हूँ। चलिए पिताजी जल्दी चलते हैं, देर होगी तो माँ को गुस्सा आ जाएगा। चलिए चल के खाना खा लेते हैं। फिर वो खाना खाने के बाद सो जाते हैं। रात में रवि खेत की रखवाली करने के लिए जाता है और वहीं पे बिजली लग के उसकी मौत हो जाती है। रविंद्र की मौत से उस खेत के मालिक शंकर को बहुत बुरा लगता है। सारा गांव अनामिका को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। जब वो अनामिका की शादी कराना चाह रहे थे, तभी ऐसी दुर्घटना घटी। इस वजह से पूरा गांव कानाफूसी करना शुरू कर दिया। ये कि अनामिका बुरी किस्मत वाली महिला है, ये जानने के बाद अनामिका को और भी बहुत बुरा लगता है। शंकर भी अनामिका के बारे में सोचता है और एक फैसले पे आता है। अनामिका, तुलसी, हम अतीत को तो वापस नहीं ला सकते हैं। आप लोगों की बहुत क्षति हो गई है। अनामिका सोने जैसी लड़की है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लोग उसके बारे में बुरी बातें कह रहे हैं। मैं अनामिका की शादी अपने बेटे रमेश से कराना चाहता हूँ। कल ही उन दोनों की शादी होगी। योजना के अनुसार रमेश और अनामिका की शादी हो जाती है। शंकर अपनी बहू को घर ले जाता है। उस समय रमेश की माँ शारदा ये देखकर बहुत क्रोधित होती है कि वो अपनी बहू की परवाह नहीं करती है, ऐसा तक कि वो उसका चेहरा भी नहीं देखती है। ये क्या शारदा, बहू घर पे आई, कम से कम दिया जला कर उसका स्वागत करो। क्या शादी से पहले आपने मुझसे एक बार भी पूछा? 10 महीने तक उसे मैंने पाल पोस कर जन्म दिया। उसका शादी का कितना तमन्ना था मेरे मन में, सब मैं पानी फेर दिया। डेली मजदूरी करने वाले एक लड़की को उठा कर ले आए, मैं उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं करती हूँ। छी, वो हमारी बहू है, तुम उसके बारे में ऐसी बातें कर रही हो। भगवान के लिए चुप हो जाओ, उसे बहुत बुरा लगेगा। शंकर को लगा कि अपनी पत्नी से बात करके कोई फायदा नहीं, इसीलिए उसने अपने बेटे और बहू को अंदर बुलाया। अरे तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ बेटा, असहज महसूस मत करो। अरे रमेश बेटा, उसका ख्याल रखो। डरो मत अनामिका, मैं और पिताजी ठीक है, उदास मत हो। अनामिका जैसे ही घर में प्रवेश करती है, एक तरफ वो बहुत खुश होती है और दूसरी तरफ वो बहुत उदास होती है सासू माँ के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर। वो दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह नींद से उठ के अनामिका अच्छा सा रंगोली बना के अपना पूजा पाठ करती है, लेकिन शारदा उस रंगोली को खराब करके वहाँ से चली जाती है। ये देखकर अनामिका बहुत दुखी होती है और रोते रोते कहती है, क्या हुआ सासू माँ, आपको मेरी बनाई हुई रंगोली पसंद नहीं आई? अपने मुंह से सासू माँ मत बोलो, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की को मेरे बेटे ने कैसे शादी करके मेरी बहू बना लिया। सावधान रहना, मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। अनामिका को बहुत बुरा लगता है और वो आके अपने पति से सारी बातें कह देती है। रमेश अपनी माँ के पास आता है इस बारे में बात करने के लिए। माँ, पिताजी ने ये सब किया है हमारे भले के लिए। अनामिका एक अच्छी लड़की है, उसे इस तरह से अपमान मत करो। उसे अपनी बहू की तरह नहीं, बेटी की नजरों से देखो। देखना इस घर में सब बहुत खुश होंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। कल ही वो लड़की आई है इस घर में और तुम उसकी होकर तरफदारी कर रहे हो। इतने बड़े हो गए कि अब जुबान लड़ा रहे हो। शारदा, तुम ऐसी व्यवहार क्यों कर रही हो? कल तक तो तुम ठीक ही थी,
बहू के आते ही तुम्हारी खुशी गायब हो गई और तुम दुखी हो गई। हाँ, अनामिका एक अच्छी दिल की लड़की है, मैं उसे बचपन से देख रहा हूँ। रवि की मौत खेतों की रखवाली के दौरान हुई थी। रवि के परिवार खुश रहे ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर तुम ऐसे कहोगे तो रवि की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब बहू को परेशान करना बंद करो। कुछ भी कह लो, मैं अपने सोच को नहीं बदल सकती हूँ। तुमने मेरे सुख भरे परिवार को नष्ट कर दिया। ऐसा कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। शंकर और रमेश को उसकी बातें बहुत बुरी लगती है। अनामिका पीछे से सब कुछ देख रही थी। यहाँ रहना बेकार है सोच के वो वहाँ से अपने घर चली जाती है। घर पहुँचते ही उसकी माँ उसे देखकर रोने लगती है। फिर वो अपने पिता की समाधि के पास जाती है। वो अपनी दिल की बात बताती है और फिर आत्महत्या करने का फैसला ले लेती है। योजना के अनुसार वो अपने पिताजी के समाधि के पास जाती है। अनामिका वहाँ जाके अपने विचार रखती है और रोने लगती है। फिर उसके आंख से आंसू समाधि पर गिरते हैं। उस समय उसके आंसू जादू के आंसुओं में बदल गए और बाढ़ के रूप में गांव में बहने लगे। अनामिका काफी देर तक ऐसी ही रोती रही। हालत ये हो गई कि पूरा गांव बाढ़ के पानी में डूबने ही वाला था। तभी शारदा, अभी भी समय है, अपना मन बदल लो। अनामिका को इतनी तकलीफ मत दो। याद रखना, सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उसे खुश रखो। हाँ जी, वो अच्छी है। मैंने उसे बहुत डांटा फटकारा, सिर्फ पैसों के लिए कहा। मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर मेरी बहू बहुत अच्छी है, उसने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। चलिए जी, हम जाके हमारी बहू को वापस ले आते हैं। जल्दी चलिए। शारदा को अपनी गलती का एहसास होता है। बहू के जादुई आंसू ने सासू माँ को बदल दिया। फिर शंकर और शारदा अनामिका को वापस ले आने उसके घर जाते हैं। जैसे अनामिका के आंसू रुकते हैं, वहाँ पे बाढ़ भी रुक जाता है। बाद में शारदा अपनी बहू अनामिका का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है और नई बहू का आने का अनुष्ठान भी धूमधाम से मनाया जाता है। एक गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहती थी। उस गांव में वे लोगों को बेवकूफ बनाते थे और पैसा कमाते थे। सास बहू के लिए उपयुक्त थी और बहू सास के लिए उपयुक्त थी। सभी ग्रामीण इस बारे में जानते थे, इसीलिए कोई भी इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहते थे। एक दिन अनामिका कहती है, सासू माँ, हम हर दिन कुछ न कुछ करते हैं और पैसे कमा रहे हैं। क्यों ना हम इससे अपना व्यवसाय शुरू करते? यही सही रहेगा, है ना? हाँ अनामिका, तुमने सही कहा है, पर हमें व्यापार शुरू करने के लिए पैसे कौन देगा? कौन देगा बताओ? मेरे पास एक परिकल्पना है। अगर हम वैसा करते हैं तो बहुत अच्छा पैसे कमा सकते हैं माँ जी। वो क्या है, जल्दी बताओ। अनामिका अपनी सासू माँ के कान में जाके कुछ बुदबुदाती है। अनामिका का प्लान बहुत ही अच्छा था। ये सुनकर शारदा बहुत उत्साहित हो जाती है। रात के वक्त वो लोगों के घर जाएंगे और उनकी मुर्गियां चोरी करके बेचेंगे और पैसे कमाएंगे। यही उनकी परिकल्पना थी। इस परिकल्पना के अनुसार शारदा और अनामिका रात के वक्त मुर्गियां चोरी करने जाते हैं। दूसरे दिन सुबह एक इंसान रविंद्र नाम का उनके घर आते हैं मुर्गियां लेने। देखिए, मैं आपको कम या ज्यादा नहीं कहूँगा। मैं इसे सस्ती कीमत में खरीदना चाहता हूँ। मेरे साथ सौदा मत कीजिए, मुझे सौदेबाजी पसंद नहीं। जल्दी से एक मुर्गी दे दीजिए। अच्छा, तुम ऐसा कहने आए हो? पहले मुर्गियां देखो, मुर्गियां को देखकर दाम लगाओ। हम आपसे ही बात कर रहे हैं। अपने शब्दों का सही प्रयोग कीजिए। जब व्यापार की बात आए तो हम कम से कम सौदेबाजी करते हैं। आप इस तरह से हमें आदेश मत दीजिए। आपको नमस्ते माँ जी। चलिए मुर्गियों को देख लेते हैं। शारदा और अनामिका रविंद्र को मुर्गियों को दिखाने ले जाती है। मुर्गियां बहुत मजबूत थे। वो उन्हें अच्छे भाव में रविंद्र को बेचना चाहते थे। उन मुर्गियों को देखने के बाद रविंद्र कहते हैं, इन मुर्गियों को देखकर नहीं लग रहा कि ये आपकी मुर्गियां है। ये लग रहा है कि आप कहीं से उठा कर ले आई हैं। अरे श्रीमान, आप पागल है क्या? आपके मुंह में जो आ रहा है वो कहे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है हम चोरी करके इसे लाके बेच रहे हैं यहाँ पे? अगर हम चोरी करेंगे तो हमारे आस पड़ोस वाले भी विश्वास नहीं करेंगे। आपके मुंह में जो आ रहा है वो कह रहे हैं, ये आपके लिए सही नहीं है। समझे ना? इस तरह से ज्यादा बात मत कीजिए। मुझे माफ कीजिएगा, मैं इस तरह से आपसे बात नहीं करूंगा। मैं आपकी सारी मुर्गियां खरीदूंगा और जितने पैसे आप मांगेंगे मैं उतना दूंगा। लगता है ये अच्छा इंसान है। रविंद्र शारदा और अनामिका की मानसिकता को समझ जाते हैं। गांव में भी उसने लोगों को उसके बारे में अलग अलग बातें करते सुना था।
वो चाहता था कि किसी तरह से वो धोखा दे और उनसे पैसे ले ले। इसीलिए रविंद्र ने ऐसी योजना बनाई। देखिए मैडम, आपने केवल ये सामान्य मुर्गियां देखी है। ये हमारे लिए बहुत आम है, लेकिन हमारे पास सुनहरी मुर्गियां है। वो बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते। वो मुर्गियां सोने के अंडे देती हैं। इतना ही नहीं, उन मुर्गियों को प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। वो मुर्गियां 1 लाख की तरह मूल्यवान है। इसीलिए उन्हें इतनी सावधानी से वश में किया जाता है कि मुर्गियों के पंख भी सुनहरे रंग के होते हैं। उससे संबंधित सब कुछ मूल्यवान है। ये बात गांव वाले भी नहीं जानते हैं, बस मैंने आप ही को बताई है। रविंद्र की बातें सुन के शारदा और अनामिका दोनों हैरान हो जाते हैं। जल्दी वो मुर्गी देखना चाहते हैं, इसीलिए हम उस मुर्गी को एक बार देखना चाहते हैं। हम इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे, बस एक बार मुर्गी देखना चाहते हैं। जब आप बार बार पूछ रही हैं तो मुझे बुरा लग रहा है। मैं आपको दिखाई देता हूँ, पर आप अगर खरीदना चाहते हैं तो आपको पैसे देना होगा। अभी वो बच्चा है, कुछ ही दिनों में बड़ा हो जाएगा। तब आप इसे बेचकर लाखों रुपए कमा सकते हैं, अमीर हो जाएंगे आप। चलिए चलते हैं, मैं आपको एक बार मुर्गी दिखा दूं। रविंद्र अपनी सुनहरी मुर्गी दिखाने के लिए शारदा और अनामिका को लेके जाता है, जिसे देखकर सास बहू सदमे में आ जाते हैं। तभी शारदा कहती है, अनामिका, तुमने उस सुनहरी मुर्गी को देखा? अगर हम उसे बेचे तो हम देखते ही देखते करोड़पति बन जाएंगे। सिर्फ उतना ही नहीं सासू माँ, इस मुर्गी के अंडे को अगर हम बेचे तो बहुत गहने भी बना सकते हैं। मुझे कमर बेल्ट, हार चाहिए। मैं तरह तरह के गहने पहनना चाहती हूँ। हाँ माँ जी। मैं भी सभी उंगलियों में सोने की अंगूठियाँ पहनना चाहती हूँ, हाथों में चूड़ियाँ पहनना चाहती हूँ। अरे रे, रुकिए रुकिए माँ जी, आपने तो खुद ही फैसला कर लिया आपको कितना चाहिए। आपको अगर मुर्गी मिल गई तो आप ये करेंगे वो करेंगे, आपके सपने सच हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं है। अगर आपको उस मुर्गी को खरीदना है तो 20 लाख देने होंगे। अगर आप उतने पैसे देंगे तभी मैं आपको वो मुर्गी बेच सकता हूँ, नहीं तो नहीं। रविंद्र की ऐसी बातें सुन के शारदा और अनामिका सोचने लगती है। वो घर जाते हैं और इस बारे में चर्चा करने लगते हैं। फिर वो सोचते हैं कि इस मुर्गी को उन्हें पाना है, इसीलिए वो अपना घर बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। घर बेच के जो पैसा मिलता है वो लेकर वो रविंद्र के पास जाते हैं। देखो रविंद्र, जैसा तुमने कहा था, तुम्हारे कहे हुए पैसे हम लेकर आए हैं। ये पैसा लो और हमें सुनहरी मुर्गी दे दो। आप बहुत खुशकिस्मत वाली है, आपका तो जैकपॉट लग गया। आपके पास इतनी महंगी सुनहरी मुर्गी है, ले लीजिए। मेरे पास शहर में बहुत काम है, मैं वहाँ से दुबई जा रहा हूँ। हो सकता है आपको मैं यहाँ पर मिलूं भी ना। आपने अच्छा निर्णय लिया है। ये लो और सावधान से रहना, बकवास बातें मत करना और लोगों को परेशान मत करना। ये कहकर शारदा और अनामिका उस मुर्गी को घर ले आती है। शारदा और अनामिका बहुत ही उत्साहित थी उस मुर्गी को देखकर। वो उस मुर्गी का बहुत ख्याल रखने लगती है। कुछ दिन निकल जाते हैं। धीरे धीरे उस मुर्गी के पंख निकलने लगते हैं। एक दिन उस मुर्गी के एक पंख निकल गया। वो लेकर वो तुरंत सोने की दुकान में जाते हैं। वहाँ जाके उन्हें पता चलता है ये सोने की पंख नहीं है। वो जल्दी से आते हैं और मुर्गी को गौर से देखने लगते हैं। फिर उस पर पानी डाल देते हैं। मुर्गी का सारा रंग उतर जाता है और एक साधारण मुर्गी निकल आती है। तभी उन्हें पता चलता है ये कोई सोने की मुर्गी नहीं है, इसे रंग किया गया था। ये देखकर शारदा बेहोश हो जाती है। बेहोश होने पर अनामिका शारदा के चेहरे पे पानी का छींटा मारती है। हमें धोखा दिया गया है सासू माँ। रविंद्र ने हमारे सारे पैसे लेकर दुबई चला गया और हमने अपना घर बेच के सड़क पे आ गए। हे भगवान, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। इतना बुरा किया हमारे साथ रविंद्र ने और हमारा घर भी चला गया। सास बहू एक दूसरे को पकड़ के रोने लगी। तब से लालची नहीं रहे वो और जो मिलता था वही खा के अपनी जिंदगी बिताने लगे। कड़ी मेहनत करने लगे और खुश रहने लगे।